हेलो मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम बात कर रहे थे विज्ञान विषय के बारे में और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक, उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने जहां जहां से कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए अच्छा रहेगा और यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए पुटअप होंगे। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं अपन। देखिए, किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए उसके दो भागों को पढ़ा जाता है। उसका आहार नाल होता है और उसकी पाचक ग्रंथियों को पढ़ा जाता है। तो आहार नाल में से भी क्वेश्चन पुटअप होता है और पाचन ग्रंथियों में से भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पुटअप होता है कि कौन सी पाचक ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम स्त्रवित होता है। ठीक है, कौन सा उसके द्वारा स्त्रवित होता है। तो यहाँ पर इन दोनों अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है। दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक तो आहार नाल और एक पाचक ग्रंथि। देखिए, आहार नाल क्या होता है? मुख से लेकर गुदा द्वार तक पाई जाने वाली एक लंबी नलिकाकार संरचना जो बताई जाती है, जो सिस्टम पाया जाता है, उसे आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल में आप देख सकते हैं मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, बड़े आंत्र और छोटे आंत्र तक यह सिस्टम इसमें पाया जाता है। तो प्रत्येक इसके बारे में बात करेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा और यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार इसमें पाचन होता है और किस प्रकार ये कार्य करता है, इस बारे में देखेंगे। देखिए, आहार नाल में सर्वप्रथम हम बात करें मुख गुहा की। देखिए, मुख गुहा बक्कल केविटी जिसको कहा जाता है। मुख गुहा में एक जीभ पाई जाती है जो कि मांसपेशियों से निर्मित होती है और इसमें दांत पाए जाते हैं और ये दांत जो पाए जाते हैं जबड़ों में उपस्थित होते हैं। इन दांतों से ही क्वेश्चन पुटअप होता है। देखिए, दांतों से कौन कौन सा क्वेश्चन पुटअप होता है? इसमें टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं और इन दांतों में एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं और यहां से एक क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे देखिए, दंत सूत्र क्या होता है मानव का? 21-23 बटा 21-23, यानी एक जबड़े में देखिए 16 दांत पाए जाते हैं और एक जबड़े का एक तरफ का पार्ट लिया गया है। 4 प्रकार के दांत यहां पर पाए जाते हैं। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए, जो इंसाइजर दांत हैं वह उनको बोला जाता है कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। 4 प्रकार के दांत हैं। एक प्रत्येक जो जबड़ा है उसमें 4 पाए जाते हैं इंसाइजर और 2 पाए जाते हैं केनाइन, 4 पाए जाते हैं प्रीमोलर और 6 पाए जाते हैं मोलर। ठीक है, एक साइड की बात कर रहे हैं, यहां से इधर इधर की बात कर रहे हैं, यहां से इधर इधर की। तो इसका दंत सूत्र होता है दो तो इंसाइजर, एक केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 क्या? मोलर। एक तरफ पाए जाते हैं। आधे जबड़े की बात की तो आधे जबड़े को 2 से गुना करेंगे और तो कितने हो जाएंगे? ऊपर 16 और नीचे भी क्या? 16। तो टोटल कितने दांत हो जाएंगे? 32 दांत हो जाएंगे। और यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि इंसाइजर कितने पाए जाते हैं। देखिए, इंसाइजर क्या करते हैं? इंसाइजर चूहे में पाए जाते हैं, आगे जो कि काटने का कार्य करते हैं और जो चबाने का कार्य करते हैं मोलर और प्रीमोलर यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और इसके बाद दांत के बारे में हम बात करें तो क्वेश्चन पुटअप होता है यहीं से इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर से। यहाँ पे संख्या दंत सूत्र पूछ लिया जाता है, सामान्य सी बात है, ये हमको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें, देखिए इसके बाद दांत की जो संरचना है इसमें सबसे कठोर आवरण इनेमल पाया जाता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोरतम आवरण है। ये दांत के ऊपर पाया जाता है, याद रखिए। और इसके ऊपर एक और स्तर पाया जाता है, डेंटाइन स्तर,
इस डेल्टा स्तर भी क्या करता है, सुरक्षा का कार्य यहाँ पर करता है। कैल्शियम से बना होता है डेल्टा स्तर, ठीक है। डेल्टा स्तर और इनेमल हो गया और डेंटाइन हो गया, इनको जो स्त्रवित करता है, एक कोशिकाएं पाई जाती है ओडेंटोब्लास्ट सेल। किसमें पाई जाती है, ये दांत में ही पाई जाती है ओडेंटोब्लास्ट सेल। ये कैसे कार्य करती हैं, यह इनेमल को क्या करती है, स्त्रवित करती है ओडेंटोब्लास्ट सेल, ठीक है। दांत की मुख गुहा की हमने संरचना पढ़ी। अब इसके बाद में अगली संरचना हमारे पास आती है ग्रसनी। ग्रसनी को देख लेते हैं, ग्रसनी क्या है। ग्रसनी मुख गुहा के बाद पाई जाने वाली संरचना है। ये मुख गुहा को वृश्चिका से जोड़ती है। ग्रसनी में देखिए यूस्टेकियन नलिका जो होती है, अब ये यूस्टेकियन नलिका क्या है, देखिए कान के जो मध्य कर्ण होता है उस भाग में पाई जाती है यूस्टेकियन नलिका, और ये यूस्टेकियन नलिका उस कान में दाब को बनाए रखने का कार्य करती है। यहां से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है कि यूस्टेकियन नलिका क्या कार्य करती है। यूस्टेकियन जो नलिका है ये क्या कार्य करती है, दाब को बनाए रखती है कर्ण में, और इसका जो छिद्र है वो यहाँ आकर खुलता है। इसके बारे में क्यों बात की हमने, क्यों बात की भैया, क्योंकि यूस्टेकियन नलिका का जो छिद्र है वह ग्रसनी में आकर खुलता है। इस कारण इस ग्रसनी की हमने यूस्टेकियन नलिका की हमने बात की, ठीक है। और यहाँ पर ग्रसनी जो है, जो श्वसन जो हमारा है श्वसन तंत्र और जो हमारा पाचन तंत्र है वो एक ही नलिका से, श्वास भी हम यहीं से लेते हैं और मुख से ही हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये जो दोनों हैं एक जगह से जाकर जुड़ती हैं, एक जगह कहां, ग्रसनी जो है इसका कह सकते हैं कॉमन पार्ट है, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का कॉमन पार्ट है, दोनों में सेम है। ये आगे जाकर डिवाइड होता है। यहां से एक हमने नाम सुना ही होगा एपिग्लोटिस का, तो यहाँ पर एपिग्लोटिस पाया जाता है इस भाग में, ग्रसनी भाग में, ग्रसनी के एंड में। और एपिग्लोटिस क्या करता है, श्वसन मार्ग और पाचन मार्ग यानी दो रास्तों को अलग करने का कार्य करता है, दो रास्तों को अलग कर देता है कौन, एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस कौन से भाग में पाया जाता है, ग्रसनी भाग में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रसिका की। तो ग्रसिका क्या कर, ग्रसिका क्या है, ग्रसिका ग्रसनी के बाद पाई जाती है, और ग्रसिका में क्रमानुकंचन गति पाई जाती है। इस गति के कारण भोजन क्या होता है, आमाशय में आ जाता है, ठीक है। यहां से तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन पुटअप होगा नहीं। अब उसके बाद में जहां से क्वेश्चन पुटअप होने की आवश्यकता है या है, उसे देखिए मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। मुख गुहा में भोजन जो पाचित हो गया है उसके बाद उसको क्या कहा जाएगा, बोलस कहा जाएगा। मुख गुहा में भोजन को पाचन के बाद क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करें किसकी, स्टमक यानी आमाशय की, ठीक है। आमाशय 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा स्टमक। और स्टमक में जो कि बाईं ओर पाया जाता है, इसमें विभिन्न ग्रंथियां कह सकते हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो ग्रंथियां क्या कार्य करती हैं, एंजाइम का इस्तेमाल करती हैं। देखिए इसमें विभिन्न ग्रंथियां पाई जाती हैं स्टमक। इसके फंडिक पार्ट में जठर ग्रंथियां जो पाई जाती हैं ये अम्लीय हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो जठर ग्रंथियां हैं ये जठर रस का स्त्रवण करती हैं, जठर रस का स्त्रवण करती है। और ये जठर रस क्या करता है, अम्लीय होता है, और ये पाचन का कार्य यहाँ पर करता है, ठीक है। और दो सेल और पाई जाती है, देखिए जाइमोजन सेल और ऑक्जेंटिक सेल। देखिए जो जाइमोजन सेल है, ये जाइमोजन सेल, ये बिगाड़ देते हैं अपन। देखिए जाइमोजन सेल जो है यह पेप्सिनोजन का स्त्रवण करती है, इसका स्त्रवण करती है पेप्सिनोजन का। किसमें पाई जाती है, आमाशय भाग में पाई जाती है और पेप्सिनोजन का स्त्रवण करती हैं। और जो ऑक्जेंटिक सेल है ये HCl का स्त्रवण करती हैं। ये किसका स्त्रवण करती हैं, HCl का स्त्रवण करती हैं। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन सी कोशिकाएं किसका स्त्रवण करती हैं, यहाँ से देख लीजिए आप।
और इस ऑक्जेंटिक सेल को पेरिएंटल सेल भी कहा जाता है। कौन सी सेल कहा जाता है? पेरिएंटल सेल। यहां से ऑक्जेंटिक सेल का क्वेश्चन अभी रीट में पूछा गया था। फिलहाल रीट में भी एक क्वेश्चन यहां से आया था। रीट में एक क्वेश्चन आया था कि ऑक्जेंटिक जो सेल है उसका जो उसके द्वारा कौन किसका स्तरण किया जाता है? HCl का स्तरण किया जाता है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर पूछा गया था। अब आमाशय के बाद जो भोजन है उसको कहा जाता है काइम। जब आंत्र में भोजन पहुंचता है तो उस पचित जो भोजन है उसको कहा जाता है काइम। हमने मुख गुहा के बाद उसको कहा था बोलस, और बोलस के बाद जब आमाशय में स्टमक में भोजन आ गया तो उसके बाद जब पाचन हुआ तो वह कहाँ गया? छोटी आंत्र में गया, और छोटी आंत्र में जाने के बाद उसको क्या कहा गया? काइम कहा गया। ठीक है। अब छोटी आंत्र की, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हम करेंगे। ठीक है, हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में विभाजित होती हैं। इसको कहा जाता है ग्रहणी, जो यू आकृति में पाई जाती हैं। ठीक है, और दूसरे पार्ट में जेजुनम, और तीसरे को कहा जाता है इलियम। 3 पार्ट में ये डिवाइड होती हैं। सॉरी, देखिए ड्यूडेनम जो होती है ग्रहणी, इसमें विभिन्न जो 2 ग्रंथियां हैं हमारे शरीर की मुख्य पाचन ग्रंथियां, वो आकर खुलती हैं। ग्रहणी की हम पहले बात करेंगे। देखिए 3 पार्ट हमने बता दिए। ग्रहणी, इस ग्रहणी में आकर खुलती हैं कौन कौन सी? देखिए अग्नाशय जो ग्रंथि है और जो पित्तवाहिनी है। पित्तवाहिनी और अग्नाशय ग्रंथि की जो अग्नाशय वाहिनी है वो यहाँ आकर खुलते हैं किसमें? ग्रहणी में, सॉरी ग्रहणी में, ड्यूडेनम में। और ये यहाँ आकर खुलती है तो इस पर पाई जाती है, यहाँ पर इन दोनों की जो लास्ट छिद्र है उस पर पाई जाती है ओडी की अवरोधनी। उस पर क्या पाई जाती है? ये ओडी की अवरोधनी पाई जाती है। ग्रहणी में आकर कौन खुलती है? अग्नाशय या पित्तवाहिनी की वाहिकाएं आकर खुलती हैं, और इन वाहिकाओं के अंतिम जो छिद्र हैं उस पर पाए जाते हैं कौन? ओडी की अवरोधनी। और ये ओडी की अवरोधनी इनका नियंत्रण का कार्य करती है कि कब इनको स्रावित होना है और कब नहीं। ठीक है, ये ओडी की अवरोधनी हो गई भी। ओडी की अवरोधनी। अब इसके बाद में अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है, और ये अग्नाशय रस किसका कार्य करता है? पाचन का कार्य करता है। इसमें इंसुलिन हार्मोन भी इसके द्वारा स्त्रवित होता है। ठीक है, और इसमें पाए जाने वाले एसिनी किसका? अग्नाशय रस का स्त्रवण करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो छोटी आंत्र है, छोटी आंत्र से हमने पूछ लिया कि और क्या करती है भाई तू? तो छोटी आंत्र कह रही है कि मुझमें तो अभी बहुत सी क्षमताएं हैं। तो छोटी आंत्र कह रही है क्या? कि हम मुझमें लीवर कुहने की दरारें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लीवर कुहने की दरारें पाई जाती हैं। देखिए लीवर कुहने की जो दरारें हैं वो क्या कार्य करती हैं? लीवर कुहने की दरारों में 3 सेल पाई जाती हैं। 3 सेल पाई जाती है। कौन कौन सी भैया? इसने क्या कहा? गोबलेट सेल और आंत्रीय सेल यानी इंटेस्टाइन सेल, और पेनेथ सेल यानी कोशिकाएं। गोबलेट को क्या बोला जाता है भाई? कलश कोशिकाएं। क्या बोला जाता है? कलश कोशिकाएं। लीवर कुहने की दरारें किसमें पाई जाती हैं? छोटे आंत्र में पाई जाती हैं। और जो इसमें 3 कोशिकाएं, इसने बोला कि मुझमें 3 कोशिकाएं हैं। 3 कोशिकाएं कौन कौन सी? गोबलेट सेल, आंत्रीय सेल और पेनेथ सेल। वहां पर आमाशय में भी 2 प्रकार की सेल्स बताई थी हमने, ऑक्जेंटिक सेल और कौन सी? जाइमोजन सेल। ऑक्जेंटिक सेल और जाइमोजन सेल उसमें बताई थी हमने। अब गोबलेट जो सेल है, जो कलश कोशिकाएं हैं, वह देखिए श्लेष्मा का स्त्रवण करती हैं। वह किसका स्त्रवण करती हैं? श्लेष्मा का स्त्रवण करती हैं। और आंत्रीय जो सेल है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
कि गोबलेट सेल द्वारा किसका स्त्रवण होता है, या आंत्र में श्लेष्मा का स्त्रवण किसके द्वारा होता है, तो गोबलेट सेल यानी कलश कोशिकाओं द्वारा। और वहां पर हमने एचसीएल में देखा एचसीएल का स्त्रवण पेरेंटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा होता है। एचसीएल का स्त्रवण, श्लेष्मा का स्त्रवण गोबलेट सेल, आंतरिक सेल के द्वारा जल अपघट्यों का स्त्रवण होता है। किसका स्त्रवण होता है, जल अपघट्यों का स्त्रवण होता है, जल अपघट्यों का। पेनेट सेल के द्वारा एक एंजाइम जो लार में भी उपस्थित होता है लाइसोजाइम, उसका स्त्रवण होता है जो आंत्र को जीवाणु से सुरक्षा करती है। पेनेट सेल के द्वारा एक एंजाइम स्त्रवित होता है, कौन सा, लाइसोजाइम, कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम। और ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये क्या कार्य करता है, वही जीवाणुओं से सुरक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, और देखिए बड़ी आंत्र से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। इसका कोलम और रेक्टम भाग होते हैं इसमें बड़ी आंत्र में, छोटी आंत्र के बाद बड़ी आंत्र पाई जाती है। इन दोनों में, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र में देखिए मुख्य अंतर क्या है। छोटी आंत्र तो बड़ी आंत्र से भी लंबी होती है, लेकिन इसका नाम छोटी आंत्र क्यों, क्योंकि छोटी आंत्र का व्यास जो है वो छोटा होता है, सक्रिय नली होती है छोटी आंत्र, और कम से कम इसकी 3 मीटर की लंबाई यहां पर होती है। छोटी आंत्र के बाद भोजन बड़ी आंत्र में जाता है, और बड़ी आंत्र में जाने के बाद उस भोजन को पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत्र में पाचन बिल्कुल नहीं होता है, उसमें अवशोषण होता है जल का, और जल का अवशोषण होने के बाद है बड़ी आंत्र से भोजन को रेक्टम भाग में भेज दिया जाता है, और रेक्टम भाग से क्या किया जाता है, गुदा द्वार के द्वारा, यहाँ पर गुदा द्वार है, गुदा द्वार के द्वारा मल को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। छोटी जो बड़ी आंत्र है उसमें अवशेष पाया जाता है। क्वेश्चन यहां से भी पूछा सकता है कि मानव में अवशेष क्या है, अपेंडिक्स, इसको बोला जाता है अपेंडिक्स, और इसको अपेंडिक्स क्या है, मानव में अवशेषीय अंग है। मानव में एक अवशेषीय अंग है, कर्ण पिन्ना भी अवशेषीय अंग है, अपेंडिक्स अवशेषीय अंग है, तो ये क्या है, अवशेषीय अंग है। इस कारण देखिए यहां पर इसके बाद मैं आपसे बात करूं, देखिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले पार्ट आहार नाल का अध्ययन किया, आधार नाल के बारे में जाना, और अब हम पाचक ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं कि पाचक ग्रंथियां, देखिए 2 पाचक ग्रंथियां यहां पर मुख्य हैं, कौन कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि और लीवर। देखिए अग्नाशय ग्रंथि में भी 2 पार्ट होते हैं, एसिनी और लैंगरहैंस के द्वीप समूह। एसिनी जो होती हैं, हमने अग्नाशय से पूछा कि बेटा तुम किस किस से मिलकर बने हो, अग्नाशय ग्रंथि ने कहा कि एसिनी और कौन, एसिनी और लैंगरहैंस के द्वीप समूह। एसिनी अग्नाशय रस का स्त्रवण करती हैं। अग्नाशय रस क्या होता है, अग्नाशय रस होता है सारी, और एसिनी के बाद लैंगरहैंस के द्वीप समूह में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और वह भी हार्मोन का स्त्रवण करती हैं। देखिए पाचक ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, और इस अग्नाशय ग्रंथि से हमने पूछा था तो इसने कहा था कि एसिनी हमें मुझ में पाई जाएगी, और कौन सी, लैंगरहैंस के द्वीप समूह भी इसमें पाए जाते हैं। एसिनी द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है। एसिनी द्वारा किसका स्त्रवण होता है, अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है। अग्नाशय रस जो कहां पर डाला जाता है, कौन से भाग में डाला जाता है, कौन से भाग में डाला जाता है, ग्रहणी, छोटे आंत्र के ग्रहणी भाग में डाला जाता है। लैंगरहैंस के द्वीप में अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। देखिए यहां से मैं बोलता हूं कि एक क्वेश्चन आपके पुटअप हो गया होगा, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके एक क्वेश्चन, 1 नंबर आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम देके जाएगा, कोई से भी एग्जाम में हो ये आपको नंबर देके जाएगा। एसिनी जो होती है अग्नाशय रस का स्त्रवण करती है। लैंगरहैंस के द्वीप समूह जो है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो होती है, अल्फा देखिए यह ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रवण करती है, ग्लूकागोन, और ये बीटा जो है इंसुलिन का स्त्रवण करती है, और ये डेल्टा जो है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्त्रवण करती है, सोमेटोस्टेनिन।
देखिए ग्लूकागोन ग्लूकोज बनाता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि अल्फा सेल द्वारा है ग्लूकागोन, तो बीटा है ना, जो बेटा होता है ना, वही इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाता है शुगर होने के बाद। कौन लगवाता है? बेटा ही लगवाता है। तो इसे याद रख लेंगे, बेटे से इंसुलिन हार्मोन का विस्तरण होता है और ग्लूकागोन अल्फा। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि यहां पर समाप्त हो गई। अग्नाशय ग्रंथि के बाद हमारे पास दूसरी ग्रंथि है लीवर, यकृत, और यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? लीवर। पूछा अभी सेकंड ग्रेड में आया था, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था भैया, ये सेकंड ग्रेड साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यही है। और ये कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इनमें नलिकाओं के द्वारा परिवहन होता है एंजाइम्स का। देखिए लीवर की बात करें तो ये दाईं ओर पाया जाता है, आमाशय के ऊपर की ओर दाईं ओर पाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। आमाशय के दाईं ओर यानी मानव शरीर में दाईं ओर पाया जाता है और सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए यकृत की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, उसे कहा जाता है हिपेटिक लोब्यूल। यकृत के बारे में सामान्य जानकारी, हिपेटिक लोब्यूल इसे कहा जाता है। इसमें पाई जाती है कुप्फर सेल्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुप्फर सेल का किसमें पाई जाती है, इसका संबंध किससे है? तो लीवर से इसका संबंध है, कुप्फर सेल से। और देखिए लीवर क्या कार्य करता है? लीवर वैसे तो बहुत कार्य करता है। लीवर के यही जुड़ी रहती है पित्ता से, और इस पित्ताशय में यकृत द्वारा निर्मित पित्त जो रस है, जो पित्त रस है, उसका क्या होता है? पित्त रस का स्त्रवण भी कौन करता है? लीवर करता है। और इस रस का जो स्टोरेज है, स्टोरेज यानी संग्रहण होता है, वो कहाँ होता है? वो होता है पित्ताशय में। पित्त रस का स्त्रवण भी कौन करता है? लीवर करता है। और क्या करता है लीवर? और क्या करता है भाई लीवर? बताओ भाई लीवर क्या करता है? और लीवर करता है और भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण करता है। भ्रूणावस्था में किसका निर्माण करता है? आरबीसी का निर्माण। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण भी कौन करता है भाई? लीवर करता है। और क्या करता है भाई लीवर करता है विटामिन ए का संश्लेषण करता है। और ये क्या करता है? विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है भाई। विटामिन ए जो कि रेटिनिल बनाता है, रतौंधी रोग से बचाता है। और क्या करता है लीवर में ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। सबसे बड़ी ये लीवर हमारे शरीर का एक प्रकार से माना जाए तो स्टोरेज कहा जा सकता है, ऊर्जा का स्टोरेज कहा जा सकता है, क्योंकि ये ग्लाइकोजन का संश्लेषण करता है। जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ती है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। उसे कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। उसे क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस। क्योंकि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज किसमें होता है? लीवर में होता है। और क्या करता है? इसके द्वारा हिपेरिन का भी स्त्रवण होता है। हिपेरिन का स्त्रवण होता है, और ये हिपेरिन प्रतिस्कंदित पदार्थ है, हमारे रक्त को जमने से बचाता है। कौन? हिपेरिन। और इसके द्वारा थ्रोम्बिन का भी स्त्रवण होता है, जो क्या कार्य करते हैं? वह हमारे शरीर में रक्त स्कंदन को बढ़ावा देते हैं। रक्त स्कंदन को जब चोट लग जाती है तो रक्त रोकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। और हिपेरिन प्रतिस्कंदित पदार्थ है, हमारे रक्त को जमने से बचाता है। कौन? हिपेरिन। और थ्रोम्बिन ये एक दूसरे के विपरीत है, थ्रोम्बिन और हिपेरिन। ठीक है, तो यकृत के हमने कार्य देखे। यकृत दाईं ओर पाया जाता है। यकृत में से किसका स्त्रवण होता है? पित्त का स्त्रवण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा जो भी हमने पढ़ा आज।
और इसको ध्यान से 1-2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम से यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर नीट का एग्जाम ही क्यों ना हो। तो देखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एक आशा करते हैं। धन्यवाद।